संजीवनी अस्पताल बाल एवं शिशु रोग, जनरल सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, नेत्र रोग, फिजियोथेरेपी, स्त्री एवं प्रसूति रोग, हृदय एवं शुगर रोग, हड्डी एवं जोड़ रोग, कार्डियोलॉजी, दंत रोग, इमरजेंसी चिकित्सक सुविधाओं में एक भरोसेमंद नाम है। ICU, NICU, कैथ लैब, हेयर ट्रांसप्लांट, प्राइवेट कमरे, यूरोलॉजी, CT स्कैन, लैप्रोस्कोपी, एक्सीडेंट, ट्रॉमा, हार्ट अटैक, जले का इलाज, डायलिसिस की सुविधाएं उपलब्ध हैं। सभी मरीजों को खाना फ्री दिया जाता है। आयुष्मान भारत हरियाणा सरकार और रिटायर्ड फौजी भाइयों के इलाज, इंश्योरेंस और TPA पैनल पर सभी सुविधाएं उपलब्ध। पूछताछ मोबाइल नंबर 7027566691। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadkanama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं हिसार में और मेरे साथ पूर्व मंत्री हैं प्रोफेसर संपत सिंह। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल ही में हरियाणा सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरे हुए हैं, उसको लेकर के thesadkanama.com पूरे हरियाणा भर में 2 साल पूरा होने पर जो है सर्वे है वो कर रहा है। अलग अलग हर वर्ग के जो लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, खास करके राजनेता हैं, दुकानदार हैं, व्यापारी हैं, तमाम जो चाहे ग्रामीण अंचल की बात करें, किसान हैं, तो ये सर्वे हमारा जारी रहेगा आगामी 20 दिन तक। और इसी कड़ी में हम जो हिसार में प्रोफेसर संपत सिंह हैं उनसे हम बातचीत करेंगे। हाल ही में जो है स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, नज़ला का ऑपरेशन इन्होंने करवाया है और राजनीति में हालांकि इतने एक्टिव नहीं हैं इन दिनों। सर, क्या कहना चाहेंगे? पहले बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आपका इंटरव्यू लेने के लिए। मैं ये समझता हूँ कि 2 साल जो सरकार के पूरे हुए हैं, इस 2 साल में सिर्फ मैं 2 अच्छाइयों की बड़ाई करता हूँ, सरकार को बधाई देता हूँ। वो अच्छाई है, एक तो क्लास 3 और 4 इसमें इन्होंने इंटरव्यू ख़त्म कर दिए, रिटन टेस्ट जारी रखा है और रिटन टेस्ट के आधार पर काफ़ी बच्चे मेरिट पर आ रहे हैं। और दूसरा मैं करता हूँ बड़ाई इनकी कि इन्होंने शिक्षा क्षेत्र में और अन्य क्षेत्रों में ऑनलाइन ट्रांसफ़र्स को कर दिया गया है, ये भी बधाई के योग्य है। लेकिन इनमें भी काफ़ी कमियां हैं, उनको सरकार को सुधारने के लिए मैं सुझाव देता हूँ। नंबर 1, जहाँ मेरिट पर किए हैं उसके साथ साथ हर पेपर आउट हुआ है। वो क्यों हुआ है? हर पेपर लीक हुआ है, हर पेपर, कोई पेपर ऐसा नहीं बचा जो लीक नहीं हुआ हो। इसका मतलब है कि आपके SSC के जो HSC के चेयरमैन हैं, HSC के, उन चेयरमैन के नियत में या उनके मेंबरों के नियत में या कहीं फिर सरकारी नियत में खोट है कहीं। अगर इसको वो समुचित तरीके से ठीक करा ले तो मैं और ज़्यादा उनको बधाई दूंगा। दूसरी चीज़, इसी में जो सेंटर रखते हैं वो बहुत दूर रखते हैं, 300 किलोमीटर दूर। और इस बार तो उसमें काफ़ी क्षेत्रवाद भी आया है, काफ़ी राजनीतिकवाद भी आया है, कई इश्यूज़ की तरह से अलग अलग करके उस एरिया को बांटा गया है। केवल मात्र 10 सेंटर रखना पुलिस के जो सिपाहियों के पीछे रिटन टेस्ट हुए थे, जिसमें पंचकुला था, यमुनानगर था, अम्बाड़ा था 3, चौथा कुरुक्षेत्र था, 5वां करनाल, 6ठा पानीपत, 6 तो ये कर दिए, सारे GT रोड पर थे। और उसके बाद गुड़गांव और फरीदाबाद और फिर रेवाड़ी और महेंद्रगढ़। इससे मतलब क्या निकलता है? इसका मतलब 12 ज़िले जो और हैं उनको अपना ज़िला नहीं समझते आप जी। कभी तो आप कहते हो समान विकास और समान अधिकार और समान पता नहीं क्या क्या समान नहीं हो रहा। इससे थोड़ा सा नहीं अच्छा प्रश्न चिन्ह लगता है सरकार के मंशाओं पर। इसलिए लगता है कि या तो सरकार ने ध्यान नहीं दिया कि HSC ने जो कर दिया वो कर दिया, लेकिन HSC सरकार से दूर नहीं जाती है। सेंटर बनाते हैं तो सरकार से बात की जाती है। जैसे अब ये पहले कहते थे कि हम 50 किलोमीटर की दूरी पर या नेबरिंग ज़िले में सेंटर रखेंगे। दोनों ही पार्टियों ने सरकार में आने से पहले, गठबंधन की सरकार, इन्होंने कहा था। आज वो कहाँ गई बातें? अगर आपको नकल रोकनी है, आप ईमानदार लोगों को, स्वच्छ छवि के लोगों को
अच्छी संस्थाओं में, सरकारी संस्थाओं में, उनमें आप सेंटर रखिए। आप क्यों सेंटर प्राइवेट संस्थाओं में रखते हैं? आप जाके प्राइवेट स्कूलों में, प्राइवेट कॉलेजों में, प्राइवेट संस्थाओं में, तो ऑटोमेटिकली वहाँ मंशा पर थोड़ा सा शक पड़ता है। ये कमियाँ दूर कर ली जाए तो मुझे इस बात की संतुष्टि है कि 4 और क्लास 3 के अंदर मेरिट पर भर्ती हो सकती है। ये अच्छा प्रयास है, लेकिन प्रयास में बहुत बड़ी कमियाँ छोड़ रखी है। दूसरी बात, नौकरियों की बात है, तबादले की बात है। टीचिंग प्रोफेशन में बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या थी, उसमें आपने कर दिया, ठीक है, बढ़िया कर दिया, लेकिन एकदम सभी में नहीं करना चाहिए था। बहुत लोगों को, परिवारों को उजाड़ भी दिया, उखाड़ भी दिया। क्या फ़र्क पड़ता है? एक आदमी अगर 5 साल रह गया, उस एरिया को वो समझता है, उस एरिया के लोग उसको समझते हैं, वो बेहतर सेवाएं दे सकता है। उसमें इस तरह का सिस्टम करना चाहिए था कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटिव ग्राउंड पर जो है ना, उनको हम ऑनलाइन करेंगे। अदरवाइज जिसकी कोई शिकायत नहीं है, जो संतुष्ट है, उनको वहाँ रहने दिया जाए। इसमें मेरा इतना ही है सुझाव सरकार को कि इस पर पुनर्सोच विचार करके और करें, चाहे ऑनलाइन, लेकिन कुछ शर्तों के साथ और गुणात्मक आधार पर इसको करना चाहिए। ये 2 बातें तो मैं मानता हूँ कि इनकी उपलब्धि है। बाकी मेरे समझ में नहीं आता कि कोई सरकार उपलब्धि कर पाई है, चाहे तो वो अनुभवहीनता की वजह से या नौकरशाही के ज़्यादा छाने की वजह से। ख़ास करके मुझे दर्द है, तकलीफ़ है कि हेल्थ और एजुकेशन, जहाँ डेमोग्राफिक डिविडेंड मिला हुआ है हमें, हमारी यंग पॉपुलेशन है, इनको हम ये 2 चीज़ें अच्छी तरह से दे पाए तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। हमारे बच्चों को एजुकेशन अच्छी मिल जाए और उनको अच्छा हेल्थ मिल जाए। एक मेडिकल डॉक्टर की भर्ती नहीं करते हैं, अनाउंस मेडिकल कॉलेज पर कॉलेज अनाउंस हो रहे हैं इतने। मेरे ख्याल में कोई जिला बचा ही नहीं जहाँ सब जगह होगी। सीटें आपकी पहले बारी बड़ी नहीं है। इसार अपना अस्पताल है, अल्ट्रासाउंड मशीन कोरोना टाइम से पहले से बंद पड़ी है, क्योंकि कोई रेडियोग्राफर नहीं है, उसको चलाने वाला नहीं है। स्टाफ ही मत, फ़ायदा क्या होगा? इसी तरीके से पहले वेंटिलेटर पड़े थे, अब भी पड़े हैं, फिर बाद उनको कोई मेडिकल भेजा, किसी को कहीं भेजा, लेकिन उनको चलाने वाले कोई नहीं थे। तो इस तरह कुछ समझ में नहीं है। और एक वो संजीवनी नाम से अलग बना दिया, 200 मरीज नहीं आए और 30 करोड़ तो उसके बनाने पर खर्च कर दिया और 2-3 करोड़ हर महीने पर खर्च आ गए। वो मेरे ख्याल 50 करोड़ में जाके पड़ा होगा। उस 50 करोड़ को आप विभिन्न जो हमारे हॉस्पिटल्स हैं इनमें लगाते आप। वो वैकल्पिक था सर, विकल्प बहुत था। जैसे हमारा सिस्टम बहुत बढ़िया बना हुआ है, जो भारत सरकार का जो सिस्टम बना हुआ है हेल्थ के बारे में, बहुत बढ़िया है, लेकिन उसको कोई कर नहीं रहा। जैसे पहले आपके हेल्थ सब सेंटर हैं, उसके बाद पीएचसी है, उसके बाद सीएचसी है, उसके बाद आपका सब डिवीज़न पर अस्पताल हैं, फिर आपका ज़िले पर अस्पताल हैं। आप अगर पीएचसी से और सब सेंटर से मजबूती करना शुरू करें, उनको स्टाफ ही नहीं। कोरोना के टाइम में तो जब सिविल हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर नहीं थे यहाँ, तो उन अस्पतालों से सारे डॉक्टर यहाँ बुला लिए। इसका मतलब फिर वहाँ तो छोड़ दिया। वहाँ केवल मात्र सिर्फ एक डिलीवरी का रह गया है, कोई नर्स वगैरह बेचारी रहती है, वो फ़ायदा तो डिलीवरी का है। और वो कोई आज नहीं बनाई है, पीएचसी पुरानी पड़ी है, उनके भी खंडर पड़े हैं। तो मेरा इसके अंदर यही सुझाव है कि भाई आप इसमें डॉक्टरों की भर्ती करना बहुत ज़रूरी है। पुराना जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको रिपेयर करना, उसकी मेंटेनेंस करना ज़रूरी है। नया अच्छा आप ना बनाएं, एक बार पुराने को आप तरीके से रख लोगे तो सारी चीज़ें पूरी हो जाएगी। शिक्षा का क्षेत्र है, शिक्षा में आपने, मेरे समझ में नहीं आ रहा, संस्कृति स्कूल खोल दिए, रंग रोगन तो लगा दिया ना, वो कोई टीचरों का अलग कैडर बना है। आरओई स्कूल खोले थे पहले, इनसे पहले खुले हुए थे और हाँ, और जिस गवर्नमेंट में खुल गए, चलो कांग्रेस में खुल गए, जहाँ खुल गए, लेकिन उन पर कोई वर्कआउट नहीं किया है। टीचर खाली पड़े हैं, प्रिंसिपल की पोस्टें सारी खाली पड़ी है, अभी तक डेपुटेशन पर काम चल रहा है। भाई क्यों ना आप नवोदय स्कूलों की तरह से, क्यों ना सेंट्रल स्कूलों की तरह से, क्यों ना आप सैनिक स्कूलों की तरफ से, मिलिट्री के स्कूलों की तरह से, उस तरह से कैडर बना के अलग से इनका, आप अगर एक क्लस्टर लेवल पर अच्छा स्कूल बना दें 5000 बच्चों का,
जिनमें सारे टीचर पूरे होने चाहिए, कोई रहना चाहे तो रहे, और उन बच्चों के लिए बस फ्री कर दें। आपको जगह जगह स्कूल खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लड़के और लड़कियों के लिए गांव के लोग स्कूल की मांग इसलिए करते हैं कि वो बच्चे जाएं कैसे दूर, इसलिए गांव में बनाना चाहिए, लेकिन हर गांव में संभव नहीं है। इस तरह अगर कर लिए जाएं क्लस्टर लेवल पर से स्कूल, और उनको आने जाने का किराया माफ़ कर दिया जाए, उनके लिए मेड और दूसरा जो बियरर है, जो रक्षक है, कंडक्टर वगैरह हैं, वो दे दिए जाएं, तो बड़ी सुरक्षित तरीके से आएंगे स्कूल में, सुरक्षित तरीके से जाएंगे, और टीचर पूरे होंगे। एटमॉस्फेयर होगा, स्कूल कैंपस जिसको कहते हैं हम, जो सारे ग्राउंड्स होंगे, एंटरटेनमेंट के सेंटर्स होंगे, लाइब्रेरी होगी, सारी लैब्स होगी, तो रंग न्यारा उसका। बजाय खिलाने के लिए अब बना दिए ना वो गांव में स्कूल स्टेडियम, क्या है, दीवारियाँ खींच खींच के, 4 दीवारें खींच के बना दिए, ना कोई कोच है ना और है। इधर से कहा था कि हम योगिक शिक्षा शुरू करेंगे अपना योग की, वो कहाँ है योग सेंटर, गाँव व्यायामशालाएं बना दिए, बस वही है, व्यायामशालाएँ क्या बना दी वो 4 दीवारी कहीं खींच के, छोटी मोटी कुछ जगह पड़ी थी गांव के अंदर, उसी को ही कह दिया कि ये ऊपर लिख दिया योगा के लिए सेंटर है क्या। तो इस तरह से जो है ना, कोई चीज़ आगे नहीं बढ़ रही है। बाकी जगह तो जहाँ तक और चीज़ें से रूटीन की चीज़ें वो सारी वही चल रही है। और सबसे बड़ी दिक्कत है आज किसान वाली दिक्कत है। देखिए क्या आफत आ रही है, किसान ने एक मांग कर दी आपको, कोई बात नहीं, उसकी संतुष्टि कराओ। आप पिछले जो है 11 महीने से आप उनसे कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। पहले बात करी आपने, तो धीरे धीरे बात करोगे, कुछ उनकी संतुष्टि कराओ, कुछ आपकी संतुष्टि होगी, तो ये मुक जाए मामला। हजारों लोग वहाँ बैठे हैं, किसान भी दुखी है, आम आदमी भी दुखी है, एक दूसरे पर प्रश्न उठ रहे हैं वहाँ कि हम दिल्ली कैसे जाएं। वो कह रहे हैं कि नहीं, सरकार ने बंद कर रखे हैं। इसका देखो समझौता तो सरकार ही कराएगी। किसान तो मांगने वाले हैं, मांगने वाला जो है ना, झुकने की बजाय देने वाले को झुकना चाहिए, सरकार को झुकना चाहिए। कम से कम आप क्या दे रहे हो क्या नहीं दे रहे हो उनको बता तो दो, बुला के मीटिंग तो करनी चाहिए। अब संवाद ही ख़त्म कर दिया। राजनीति के अंदर संवाद रखना बहुत ज़रूरी है, खासकर प्रजातंत्र में। अगर आपका संवाद ही नहीं है तो क्या रह गया अब। और इसी तरह से आज हर आदमी तड़फ रहा है। कोरोना ने 2 साल मार दिए, सबके बिजनेस ख़त्म हो गए हैं, सारे रोज़गार ख़त्म हो गए हैं, सारी फसलें चौपट हो गई हैं। ये पीछे मौसम आया, इस मौसम ने क्या छोड़ा फसलों में। जमींदार का तो ये जो मौसम आया ना इस बार ना, ऐसा मौसम शायद पिछले 30-40 सालों में हमने नहीं देखा। अच्छी फसलें लहरा रही थी, सारी फसलें, बाजरे से लेकर नरमा, कपास, जीरी तक सारी लहरा रही थी। किसी को कोई नहीं पूछ रहा, सारी बर्बाद होगी। एक नया पैसा उनको दिया नहीं है, कंपनियों को जुम्मा छोड़ रखा है। हम ये कहते हैं इनको कम से कम 25-30 हज़ार रुपये एकड़ के दे दो, बाद में कंपनी आएगी, वो तो बीमा है, वो बीमा कंपनी अलग दे देगी, सरकार तो मदद करे अलग से। ये मैं नहीं कहता बीमा को जोड़ के, नहीं, बीमा तो अलग चीज़ है, उसके तो उसने प्रीमियम दे रखा है तो इसलिए उसको देना पड़ेगा। लेकिन उससे अलग भी सरकार को 25-30 हज़ार रुपये मदद देते तो थोड़े उठते, ना खरीद कर पाए। बाजरे खरीद तो इस बार बंदी कर दी, चलो भावांतर के हिसाब से आपके खातों में 600 रुपये फलाने दे दें, ठीक है। तो इसका मतलब आपका क्या नियत है। तो इसलिए किसान इस बात को लेके दुखी हैं। ये जो आंदोलन हो रहे हैं, घेराव हो रहे हैं, ये केवल मात्र 3 कानूनों की वजह से नहीं हो रहे हैं। आज किसान दुखी है, खाद डीएपी के लिए, यूरिया के लिए, अब थोड़े दिनों में यूरिया की जरूरत पड़ रही है, डीएपी की जरूरत है, थानों में खाद बंट रही है। मुझे याद है मोदी जी आए तो उन्होंने ये कहा था कि पहले थानों में खाद बंटती थी और हमने जो है ना थानों में खाद यूरिया कोटेड फलानी, कोटेड टिकड़ी, कोटेड हमने दे दिया है। आज है कहाँ। आपको पहले प्लानिंग करनी चाहिए, गोडाउन आपके भर के रखने चाहिए। पिछली बार से इस बार स्टॉक के अंदर जो है ना 15% ही जो है ना स्टॉक नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो कैसे आप काम चलाओगे। हर साल बल्कि बढ़ोतरी चाहिए आपको। लोग मेहनत करके ज़मीन को थोड़ा इरीगेट करते हैं और ज़मीन को जोतते हैं, कुछ न कुछ 1% 2% हर साल बढ़ोतरी करते हैं। बरानी ज़मीन है उसको भी समतल करके और करके किसान करता है, अपनी तरफ से प्रयास करता है। और ज़मीन यहीं कहाँ भी कोई थोड़ी बहुत ख़राब हो रही थी उस ज़मीन को भी ठीक करता है। तो हर साल आपको कुछ न कुछ आपको फालतू चाहिए। उत्पादन तो आप कह रहे हो,
कि उत्पादन बढ़ाओ और अब आप करो नहीं, फलानी चीज़ का उत्पादन घटा दो, ऐसे थोड़े चलेगा। उस घटाने के लिए या तो आप उनको सुविधा दो। आपने दी थी, कहते मूंगफली लगा लो, फलानी चीज़ लगा लो, मूंग लगा लो, किसी का मूंग नहीं खरीदा, किसी की मूंगफली नहीं खरीदी, किसी का ग्वार नहीं खरीदा, किसी का बाजरा नहीं खरीद रहे। एक जीरे के इलाके में, वो अपना इलाका है नहीं, वहाँ भी अखबारों में और टीवी के मार्फत सुनते हैं लोग सारे के सारे दुखी और परेशान हो रहे हैं। कोविड के टाइम कितना दिक्कत आई प्रदेश में, कहने की बातें हैं, बाकी बहुत दिक्कत आई। सिलेंडर नहीं मिल रहा था, बेड नहीं मिल रहे थे, ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। एक ऑक्सीजन पर जोर दे दिया। इस देश में यही दिक्कत है कि ऑक्सीजन की कमी आई है तो अगली बार ऑक्सीजन की कमी आएगी। कोई ज़रूर थोड़ी अगली बार ऑक्सीजन की कमी आएगी। अरे बेड का प्रबंध करो, डॉक्टर का प्रबंध करो, ऑक्सीजन तो आ जाएगी। सबसे ज़्यादा डॉक्टर ज़रूरी है और पैरामेडिकल स्टाफ, तो डॉक्टर को काम करने का मौका मिलेगा। मरीज़ डॉक्टर 10 देखने की बजाय 100 देख लेगा अगर पैरामेडिकल स्टाफ उसका उसके साथ है। तो ये जो इस तरह की जो चीज़ें आ रही है ना, इन चीज़ों से आज हर आदमी दुखी है। बेरोज़गारी इतनी बढ़ रही है, आप निकालते हो वैकेंसी, फिर उसके बाद जो है उसको आगे बढ़ा देते हो। ये जो अब वैकेंसियाँ निकाली जा रही है नहीं, पिछले 4 साल से निकाली जा रही हैं, आप भर्ती क्यों नहीं कर रहे हो? बेरोज़गारी आज के दिन सबसे बड़ी मार है। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा बेरोज़गार अगर 36-37% है तो हरियाणा प्रदेश के अंदर है। हरियाणा जैसा जो पर कैपिटा इनकम में हरियाणा किसी टाइम नंबर 1 हुआ करता था, आज उस हरियाणा प्रदेश में बेरोज़गारी हो, इसका मतलब है कि आपका इकोनॉमी जो है ना समानांतर नहीं बढ़ रही है। कुछ ऊपर के जो टॉप के लोग हैं ना, बल्कि हमारा हरियाणा इस मामले में मशहूर है कि यहाँ मिडिल क्लास की संख्या अच्छी है। अब मिडिल क्लास को भी ख़त्म करे जा रहे हो, टॉप क्लास का तो आप फ़ायदा कर रहे हो। मान लो बड़े बड़े लोग हैं, देखो आपने अखबारों पढ़ते हो कि ऊपर के 100 जो पूंजीपति हैं देश के, उनकी कोरोना काल में आमदनी बढ़ी है, दुगनी तिगड़ी हुई है। ये किसकी कॉस्ट पर हुई है? ये छोटे कारखाने की कॉस्ट पर और मिडिल क्लास के ऊपर हुई है। तो इधर से लेबर क्लास के काम, वैसे धंधे पूरे हो गए, ख़त्म कर दिए थे आपने। 2 साल बेचारा जो लेबर क्लास वही काम नहीं कर पाई। छोटे दुकानदार है यहाँ, छोटा कोई बिजनेसमैन है, छोटा मोटा कोई फैक्ट्री लगा रखी है, वही पिस रहा है, मर रहा है। अब तो इनको यही सोच रहे हैं कि भाई लोगों को बांट दिया जाए किसी चीज़ में। अब आ गया ना चुनाव आपके सामने, रिजल्ट इलाहाबाद का। ये तीनों पार्टियों को लेसन दे के गया है चुनाव। लोकदल को ये लेसन दे गया है कि अभी वो बात नहीं है, आपसे चंडीगढ़ बहुत दूर है। कांग्रेस को ये लेसन देने गया है कि अगर उचित नेतृत्व नहीं रहेगा और इसी तरीके से लोगों को बिड़ाते रहेंगे, बांटते रहेंगे, लोगों को ग्रुप बनाते रहोगे, मठाधिकारी बनाए रखेंगे और योग्य उम्मीदवारों को अगर आप टिकट नहीं देंगे तो आपसे भी चंडीगढ़ बहुत दूर जा चुका है। इसी तरह से बीजेपी सरकार को दिया गया है कि हर जगह कांडा नहीं मिलेगा और हर बार चुनाव जो है ना अकेला चुनाव नहीं होगा जहाँ सारी सरकार बैठ जाएगी जाके। चुनाव तो सारी स्टेट में होंगे या सारे देश में होंगे, कोई नहीं बैठ सकता। नहीं बैठ सकता तो फिर आप अंदाज़ा लगा लो कि ये चीज़ अगर ना हो तो आपके वोट कहाँ हैं, आप कहाँ खड़े हो। तो ये इन तीनों ही पार्टियों को जो है ना किस्म का संदेश दिया गया है। तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार को समय रहते हुए, आज सरकार के हाथ में है। देखिए विपक्ष आज कुछ नहीं कर सकता, आज तो सरकार ही कर सकती है और उनको इस बातों पर विचार करके, अच्छे लोगों से बात करके, पॉलिटिकल लोगों से बात करके, ब्यूरोक्रेट का अकेले से बात नहीं बनेगी। आपको पॉलिटिकल लोगों से बात करें और दूसरा जो विषय जिसका हो उससे बात करके। जैसे कोरोना आया तो आपको राय लेनी चाहिए थी एक से एक बढ़िया डॉक्टर्स की, मेडिकल साइंटिस्ट की और की, उनकी बजाय अपने जो इनके वो होते हैं, कोई ओएसडी हो गया, कोई प्रिंसिपल सेक्रेटरी हो गया, उसके राय लेके बात बनेगी तो कोई स्वाद नहीं आएगा। इधर से महंगाई का देखो आप, डीजल एक ऐसी चीज़ है जो लगभग 90% लोग यूज़ करते हैं और उसका असर पड़ता है 100% पर। आज मैं कोई सामान खरीदा हूँ बाज़ार में तो वहाँ जो मुझे बना के दे रहा है वो तो डीजल इस्तेमाल कर रहा है या वो कॉमर्शियल गैस इस्तेमाल कर रहा है, चूल्हा इस्तेमाल कर रहा है। क्या हालत हो रही है उसकी। आज आपने 5-7 रुपये घटा दिया, ये क्या चीज़ घटाई आपने। आज अगर आप रेट देखेंगे, मान लिया चलो 70-80 जो है आपका डॉलर है, उसका एक जो है ना बैरल राव तेल का हो गया, ठीक है।
किसी टाइम 140 तक पहुंच गया था। फिर भी रेट ये नहीं थे, तब भी रेट 50-60 थे। कारण क्या था? कारण ये था कि जो ड्यूटी आपकी उसके ऊपर जो लगती है, भारत सरकार ड्यूटी लगाती है, वो इतनी नहीं थी। और इधर स्टेटों के जो वैट है वो इतने नहीं थे। हरियाणा में 7 साल पहले वैट का जो था ना वो 8.8% था डीजल पर, और अब डीजल पर हो रहा है लगभग 18%। ओवरनाइट किया सरकार ने। तो अकेला इसी को आमदनी का साधन मान लिया, क्योंकि और आमदनी के साधन खत्म हो गए। जिसकी आमदनी के साधन खत्म हो, इसका मतलब क्या है कि रोज़गार खत्म हुआ। और रोज़गार खत्म हुआ तो मतलब क्या है कि छोटे कारखाने और दुकानदार खत्म हो गया, और केवल मात्र आप डीजल, पेट्रोल और गैस पर जीवित रहना चाहते हैं। हर बार खुश होते हैं कि इस बार जीएसटी कलेक्शन हमारी 1 लाख 1.5 लाख करोड़, पुराने लाख करोड़ हो गई है। अरे भले आदमी, सारा ही आपका डीजल, पेट्रोल और गैस पर घर बैठे हो रहा है। चूल्हे दे दिए फ्री, प्रधानमंत्री जी ने, बहुत लोगों ने स्वागत किया उस टाइम पे, गरीब आदमी को चलो सुविधा मिल गई। आज वो चूल्हे छतों पर पड़े हैं। गैस के रेट ज़्यादा है। गैस के रेट इतने ज़्यादा, दुगने थोड़े बहुत हो जाते हैं, देखो समय अनुसार, लेकिन दुगने आपको दे देना। तो इस तरह की जो चीज़ें हो रही है, मतलब हर वर्ग के अंदर ही यही चीज़ें आने लग रही है आज को। इसलिए इनको अभी मैं ये करना चाहता हूँ, इनकी उपलब्धियाँ गिनाने के लिए, ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट पर पैसा खर्च करने के लिए बजाय इनको चिंतन करना चाहिए। और अपोजिशन को भी चिंतन करना चाहिए कि हम अपोजिशन का रोल जो है पूरा कैसे निभा सकते हैं। आज अपोजिशन अपना रोल नहीं निभा रही है, चाहे कोई कुछ कहे। मैं दावे से कहता हूँ कि कोई भी अपोजिशन पार्टी, चाहे कांग्रेस है, चाहे लोकदल है, चाहे कोई और कामरेड है या कोई पार्टी है, आज विपक्ष की भूमिका निभाने वाला दम नहीं रहा है उनको। सारे काणे हो चुके हैं, या तो आधों तो ऊपर से उनकी पार्टियों ने कर दिया। ये कोई खेल चल रहा है क्या? जैसे पंजाब में खेल है, ये कोई खेल चल रहा है पंजाब में? सिद्धू एक चीफ मिनिस्टर के कंधे पर हाथ धर के बैठ जाता है, वो चीफ मिनिस्टर काम करेगा? और अगले दिन ये बयान दे देता है कि 4.5 साल तो प्रदेश को लूट लिया, खा पी गए, अब 3 महीने में कुछ देना चाहते हो, इससे बात थोड़ी बनेगी। अपनी सरकार है। तो ये सब लोग जो राजनीतिक लोग हैं, धीरे धीरे नंगे होते जा रहे हैं। वैसे तो मुझे अफसोस है कि जब मैंने राजनीति शुरू करी थी, उस राजनीति का तो एक कतरा भी नहीं बचा हुआ है। कॉमर्शलाइजेशन हो गई है सारी की सारी, व्यवसायिक हो गई है। और धीरे धीरे ये भावनाएं जो है ना लोगों की होती जाएगी। जो नेता ये काम करेंगे, ऐसा करेंगे, तो पब्लिक भी तो ऐसा ही करेगी। जो इलाहाबाद में देख लिया क्या किया किसी ने, वो भी देखते हैं, नेता से सीखते हैं। उन्होंने बुरा काम नहीं किया कोई, वो नेता से सीख के किया उन्होंने। जो भी उन्होंने किया है वो नेता से सीखा है कि नेता लोग ऊपर जाके कैसे क्या करते हैं, तो हम भी थोड़ा नेता को निचोड़ लें। हाँ, तो वही है, नेता ऊपर जाके निचोड़, पैसा पानी की तरह बहाए गए हैं। हाँ, बस वही है। मतलब कहने का कि ये इससे वातावरण बहुत दूषित हो रहा है। मैं तो यही कह रहा हूँ कि सभी पार्टियों, सभी नेताओं को चिंतन करके सोचना चाहिए, ताकि देश की राजनीति में स्वच्छता आए, पवित्रता आए, सच्चाई आए, ईमानदारी आए। हालांकि बहुत दूर की बातें हैं, मैं थोड़ा सा ऊंची बातें कर रहा हूँ, लेकिन क्योंकि हम लोग जो 45 साल जिनको राजनीति में आगे हो गए हैं, 3 पीढ़ियाँ हमारे आगे गुजर गई जिनके साथ हमारे ताल्लुकात थे, तो हम तो यही सोचेंगे भगवान सद्बुद्धि दे सभी नेताओं को, ताकि हमारा देश सबसे पहले हमारा देश है और देश के लोग हैं। देश के लोगों के बिना देश नहीं होगा, देश के बिना लोग नहीं होंगे, तभी लोग तरक्की करेंगे तो हमारा देश भी तरक्की करेगा। तो ये ज़रूरी है। सर, जो मौजूदा जो स्थिति है उसको लेकर के कहीं ना कहीं आपके जो राजनीति को लेकर के भी कई तरह की चर्चाएं चली पिछले दिनों सोशल मीडिया पे भी कि इनेलो में वापसी कर सकते हैं। अब एलनाबाद चुनाव में जिस तरह के नतीजे आए, जिससे आपने कहा कि तीनों ही पार्टियों को एक सबक सीखना चाहिए इस नतीजों से। भविष्य में आपकी राजनीति को आप कहाँ देखते हैं? इनेलो में वापसी? नहीं, मैं आज कहीं भी नहीं देख रहा जी। आज मैं सिर्फ क्योंकि 45 साल तक मैंने जनता की राजनीति की है, जनता के मुद्दों की राजनीति की है।
सरकार में रहा हूँ तो जनता के मुद्दे हल किए हैं। मैं उदाहरण दे दूँ कि कंडेला से बड़ा कोई उस टाइम कांड नहीं था। जो चौटाला साहब सीएम थे, मैं भी फाइनेंस मिनिस्टर था। बहुत बुरा हाल था, क्योंकि वो हमारे नेताओं ने कहा था उस टाइम कि न मीटर रीडर होगा न मीटर होगा। तो स्वाभाविक है, किसानों ने मांग तो उठानी थी, उठाई, उन पर गोलियां चली। अनफॉर्चुनेटली बहुत दुर्भाग्यवश था वो जो गोलियां चली। कोई राज्य कोई नहीं हो रहा था, चाहे चीफ मिनिस्टर था चाहे सरकार थी हमारी, उनको भी दुख हो रहा था हमारे लोगों पर गोलियां चल रही है। हालात ऐसे हो गए, लोग मरे। उस टाइम भी उसको मैंने सुलझाया था। 3 दिन लगातार मैंने लगाए थे, क्योंकि पहले आप पीड़ित की बात सुनो। यही मैं सरकार को कहना चाहता हूँ, पहले आप किसान की बात सुनो, अपनी स्लाइड मत दिखाओ उनको कि क्या हो रहा है क्या नहीं, क्या हमने क्या कर दिया। हमने कर दिया वो नहीं है, ये सुनो कि तुम क्या चाहते हो। मैंने 3 दिन सुबह 7 से लेकर शाम को 7 बजे तक उन लोगों की सुनी, मैंने मेरी कुछ नहीं सुनाई। और आखिर में उन्होंने कहा जी अब आप बताओ। तो मैं उनको संतुष्ट करने में कामयाबी मुझे मिली थी। मेरी नीयत साफ थी। आज अगर सरकार नीयत साफ है तो बजाय अपनी स्लाइड या उपलब्धि मत दिखाएं, किसानों से पूछे आपकी क्या तकलीफ है। वरना ये अब जिस तरह से आंदोलन का रास्ता बदलते जा रहे हैं, ये रास्ता बदल गया तो बहुत ही देश के लिए और प्रदेश के लिए, सबके लिए खतरनाक होगा। जिस तरह हालात चल रहे हैं आजकल, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई किसी को काले झंडे दिखा रहा है, कोई कुछ तोड़ रहा है, फोड़ रहा है, सरकार भी डंडे बरसा रही है। इस तरह कै दिन चलेगा। देखो अब पुलिस तो क्या काम हो गया, पुलिस का काम हो गया लॉ एंड ऑर्डर का। ठीक है, क्राइम तो पुलिस की तरफ, क्राइम की तरफ ध्यान ही नहीं है। चोरी हो रही है, डकैती होती है, बलात्कार होते हैं, हत्याएं हो रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कोई लेना देना नहीं, सिवाय लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में लगी रहती है। सब जगह की पैरामिलिट्री भी आपने बुला रखी है, सब कुछ बुला, इनसे बात नहीं बढ़ेगी, जरूरत ही नहीं पड़ेगी पैरामिलिट्री वगैरह और की। आप बात करो, और बात कर लोगे तो किसान आपके ही हैं। आज सरकार जो बनी हुई है वो किसानों से बनी हुई है। 5-5 लाख से, 7-7 लाख से, 8-8 लाख से लोग जीते थे, एमपी जीते हैं, किसानों से जीते हैं ना। तो आप बजाय इसको, इनको एक कोई अलग से बांटने की कोशिश करो कि धर्म के आधार पर बांटते हैं, जाति के आधार पर इनको बांटते हैं और पर आधार बांट देंगे, उससे तकलीफ किसको होगी? हमारे देश को होगी, हमारे देश के लोगों को होगी। हमारे देश का जो एक प्रजातंत्र सिस्टम है वो कमज़ोर हो जाएगा। मूल मंत्र संविधान के वो ख़त्म हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे। तो इसलिए अभी अब जो वक्त चल रहा है ना, मैं कहता हूँ ये सबसे ज़्यादा चिंतन का वक्त चल रहा है। हर चीज़ जो है ना आज खतरे में है। आज आपकी पर्सनल आज़ादी है, वो भी आपके खतरे में है, किसी की वजह, चाहे वो व्यक्ति विशेष है, चाहे पार्टी विशेष के नेता हैं, चाहे वो पत्रकार हैं, चाहे कोई भी हैं। हर आदमी सहमा हुआ है कि शाम को क्या होगा। इस माहौल में से जो है ना, सभी राजनेताओं को प्रयास करना चाहिए कि किसी तरीके से हम इस माहौल में से सरवाइव करके अच्छा माहौल बनाएं। इनेलो में वापसी को लेकर क्या कहेंगे सर? नहीं, देखिए मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं। आज मैं केवल मात्र आपको बताया ना, मैं चाहे वो किसान हो, चाहे मुलाजिम हो, चाहे मजदूर हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई वर्ग हो, पत्रकार वर्ग हो, हर वर्ग में जिसमें भी कोई तकलीफ़ आती है, अड़चन आती है, मैं उसकी तकलीफ़ को दूर कराने के लिए तैयार रहता हूँ। चाहे मैं लिख पढ़ के कराऊँ, चाहे मैं बोल के कराऊँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं है, कभी नहीं मैं डरा। चाहे वो चौटाला साहब सीएम रहे, मैं कंडेला के मैंने मुकाया था, वो तो विदेश चले गए थे। इसी तरह से चाहे हुड्डा साहब रहे, कॉलिंग टेंशन मोशन में कानून व्यवस्था पर देता था, जो कि अपोजिशन देती है, मैं देता था। हेल्थ पर देता था, एजुकेशन पर देता था, इरिगेशन पर देता था, पावर पर देता था, सभी महकमों पर देता था। आज दम ही खत्म हो गया लोगों को, घर को। उसे मुझे किसी से कोई वो नहीं है, ना मैंने किसी को लेना देना है। देखो जनता ने मुझे 6 बार एमएलए बना दिया। मैं बहुत एक अनपढ़ परिवार में पैदा हुआ था, गरीब से परिवार में पैदा हुआ था, और आज मैं वही मेरी छवि बना के रखना चाहता हूँ, ईमानदारी की, एक सजग प्रजातंत्र के प्रहरी की, कि कोई भी चीज़ गलत होती है चाहे कोई पार्टी करे, मैं उस पर चुप नहीं रह सकता। तो वो लगेगा, अभी देखो कौन सुधार करेगा अपने आप में। आज के दिन कोई इस पार्टी लायक नहीं है कि वो संपत्ति के लिए फिट हो। आगे क्या होगा क्या नहीं होगा भविष्य कर्म आज कुछ नहीं कह सकते। इसलिए मैं इस पार्टियों की राजनीति से फिलहाल थका हुआ हूँ।
मैं भी चिंतन कर रहा हूँ कि किस तरीके से सुधार किया जाए, किस तरीके से क्या किया जाए। तो मैं चिंतन मनन में हूँ अभी, और जनता के लिए राजनीति कर रहा हूँ, किसी पार्टी की राजनीति में नहीं कर रहा हूँ। थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ पूर्व में मंत्री रहे प्रोफेसर संपत सिंह। लगातार हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि इस दौरान जो 2 साल सरकार ने पूरे किए, उसको लेकर के जो हमारा सर्वे चल रहा है, उसको लेकर के हम तमाम आपको अलग अलग जो राजनेताओं से और तमाम जो लोगों से हम आपको लगातार मिलवाते रहेंगे। इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। बहुत बहुत शुक्रिया।